नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भोपाल की 2 दिवसीय विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की गई है, जिसमें उत्तर और मध्य विधानसभा के बीच में राजा भोज की प्रतिमा पर अमित शाह ने माल्यार्पण कर राजा भोज को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वो वीआईपी रोड से सीधे एयरपोर्ट निकल गए, जहां से वो खजुराहो पहुंचे। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आलोक शर्मा का कहना है कि इस बार उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के किले को ढहने का काम किया जाएगा और मतदाता बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाएंगे। 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा। भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा है, इस शहर के प्राण है, इस शहर की लाइफलाइन है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी है। आज आधुनिक राजनीति के चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सम्मानित गृह मंत्री जी आज राजा भोज की प्रतिमा पे यहाँ आए थे और पुष्पांजलि अर्पित की है। और यही संदेश है कि हम राजा भोज के बताए मार्ग पर चलें और किस प्रकार से भोपाल की सभी सीटें, मध्य प्रदेश की सभी सीटें कैसे जीतें, इसके लिए आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी ने पार्टी के संगठन के प्रमुख हमारे पदाधिकारियों को, संगठन को टिप्स दिए हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने फिर से नरेश ज्ञानचंदानी पर भरोसा जताया है। पिछली बार भाजपा के रमेश्वर शर्मा से टक्कर थी और बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमा लिया था। इस बार फिर पुराने प्रत्याशियों पर दोनों पार्टियों ने अपना दांव लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। हम पहुंचे हैं भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश जी ज्ञानचंदानी मेरे साथ हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको दूसरी बार टिकट मिला है, कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। बिल्कुल सर। क्या विकास के वादे और उम्मीद लेकर आप निकले हैं कि जनता आपको आशीर्वाद देगी और यहां से अब की बार भावी विधायक अपने आप को आप घोषित कर सके, ऐसा बताएं? हाँ, देखिए मैं बताऊं, मेन मुद्दे जो हैं महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिला उत्पीड़न है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। अब जनता पक गई है, 20 साल हो गए हैं। अब जनता नया चेहरा चाहती है, ये चेहरा नहीं चाहती, चाहे विधायक हो चाहे भाजपा हो। स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। अभी आप यहाँ खड़े हैं ना, आप इस रोड से निकल के देखिए, आपको पूरा ढक्के जाना पड़ेगा। इतनी उन्होंने रहती सत्यानाश कर दिया है। विकास बता रहे हैं, पैसा फूंक दिया और हालत देखिए। सर, विकास यात्रा भी निकाली गई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो विकास यात्रा नौटंकी थी, वो विनाश यात्रा थी, भ्रष्टाचार की यात्रा थी। तो हमारी सरकार आते हुई हम इस सब की जांच होगी और सब पे सख्त। पिछली बार ऐसी क्या गलतियां हो गई थी सर की सीट नहीं मिल पाई, जिसको सुधार कर इस बार नरेश जी लोगों के दिल में घर बनाएंगे? बिल्कुल बना चुका हूँ, दिल में तो बना चुका हूँ। अब 3 दिसंबर को रिजल्ट में जनता का बिल्कुल खुला मत सामने आएगा। और मैं बताऊं, कमी इसलिए रहेगी, समय कम दिया पार्टी ने। मेरी विधानसभा 200 किलोमीटर लंबी है, अगर समय प्राप्त होता तो शायद मैं निकल जाता। रण का मैदान तैयार हो चुका है, रण का बिगुल भी बच चुका है, योद्धा अपनी तैयारी पे, हम भी देख रहे हैं, कमर कस चुके हैं। जनसंपर्क आप कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? और इस बार जो पिछली बार जितने वोटों से हार हुई थी, क्या उससे डबल वोटों से नरेश चंदानी जीत रहे हैं? बिल्कुल, आप खुद देख रहे हैं कि जनता कितनी, कोलार पे हमारे पास इतनी जनता कभी नहीं रही, पहली बार इतनी जमीन जनता रही है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण सब एकजुट हैं और इस बार इन्होंने ठान लिया है कि इस बार हम बदल के रहेंगे। क्या विकास का वादा आप जनता से करेंगे कि जनता विश्वास कर ले? बिल्कुल, हमारा बहुत सुनियोजित विकास होगा। इनकी तरह भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदारी से काम होगा। नरेश ज्ञानचंदानी को सब जानते हैं कि ईमानदार आदमी है। कांग्रेस कहती है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा है, उनको खत्म करने के लिए क्या ऐसा उपाय किया जाएगा? आपको वचन पत्र बताता हूँ। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, उसमें 600 रुपये बच गए। 1500 रुपये हर महीने महिला के खाते में डालेंगे। जो युवा बेरोजगार है उसको 1500 से 3000 भत्ता दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीस हमारी सरकार भरेगी। 500 रुपये एक से 8वीं क्लास तक 500 रुपये और 8वीं से 10वीं तक 1000 रुपये
और 10वीं से 12वीं तक 1500 रुपये। वृद्ध पेंशन इन्होंने बंद कर दी है, वो हम लागू करेंगे और 12,600 की जगह 1200 देंगे। इस तरह से जनता को बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? भत्ते से जिंदगी नहीं चलती सर। रोजगार के लिए कांग्रेस क्या करेगी कि जनता ये सोच ले कि युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वो कांग्रेस को ही समर्थन करेगी? हमें बेरोजगारी से आपका एक बात बताऊं, हमारा कमलनाथ का चेहरा देश का विदेश में प्रसिद्ध है। कमलनाथ के चेहरे पे विदेशी निवेश लगाने को बहुत निवेशक तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि कमलनाथ जो बोलता है वो करता है, तो कमलनाथ मतलब मदद करता है, उसके कारण बहुत इच्छुक है। अगर हमारी सरकार अगर नहीं गिरती तो पता नहीं कितना निवेश होता तो उद्योग होते, IT कंपनियां होती। कांग्रेस की नीति और नीति में फर्क नहीं होगा, आपका कहना है? मेरा ये कहना है कि IT कंपनियां खुल जाती तो हमारा बेंगलोर बच्चे जा रहे हैं, कहीं बॉम्बे जा रहे हैं जॉब के लिए, पुणे जा रहे हैं, वो बच्चे यहीं पे रोजगार करेंगे, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो। ये हमारा कमलनाथ जी का कांग्रेस ने कह दिया है कि कमलनाथ जी आ रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री है, घोषणाएं भी हो चुकी है, जहां भी जाते हैं भावी मुख्यमंत्री के ही पोस्टर लगते हैं। तो क्या कमलनाथ जी सच में आ रहे हैं और कमल की विदाई हो रही है? बिल्कुल, इस बार कमल की विदाई तय है, कमलनाथ की बारी है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जो यहाँ पूरा कर्मचारी तबका रहता है, बहुत पूरा करीब 70% कर्मचारी तबका है, आज उन कर्मचारियों की पेंशन बंद की गई है। जो जिसकी सैलरी 53,000 थी, रिटायर हुआ, उसकी पेंशन मालूम है कितनी मिल रही? 1138 रुपए में। मैं 1138 में क्या घर चल पाएगा? बीवी बच्चे खुद कैसे चलाएंगे? तो हमारी सरकार आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम तत्काल लागू की जाएगी। सर, जो वादे किए गए पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। ये दर्द कर्मचारियों का कमलनाथ ने सुना है, वचन पत्र में शामिल हो चुका है, और जो भी कर्मचारियों की मांग है, कर्मचारी नेताओं के साथ मीटिंग होकर तय हो चुका, वचन पत्र में सब है। जो इनका प्रमोशन नहीं हुए, ऐसे ही उनको रिटायर कर दिया, तो उनका बहुत लॉस हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी जो वचन पत्र में वचन दिए गए हैं, क्या सर मान लिया जाए कि वो पूर्ण रूप से पूरे होंगे कि वो सिर्फ अभी लॉलीपॉप हो जाएगा चुनावी? आप कर्नाटक में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, सब तत्काल लागू हो चुके हैं, और हमारी सरकार 1 महीने के अंदर जो कर्मचारियों का है पूरी समस्याएं हल करेगी। और कोलार के कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलेगी। मैं आज भगवान के नाम पे मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले कर्मचारियों का हम समस्या हल करेंगे। हमारे साथ नरेश जी ज्ञानचंदानी, जिन्होंने कहा कि हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे। जो वचन पत्र में दिया गया है, जो वचन पत्र में कहा गया है, सारे वचन पूर्ण होंगे। ये कोई रेवड़ी या लॉलीपॉप नहीं होगा। अब देखना ये है कि जो नरेश ज्ञानचंदानी थे, उनकी बातों पर पब्लिक विश्वास करके उन्हें वोट देती है, जिताती है, या फिर से भाजपा पर ही विश्वास दिखाया जाता है। कैमरामैन राहुल बैरागी के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, हुजूर विधानसभा क्षेत्र। रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री PCC चीफ कमलनाथ स्थानीय दशहरा मैदान पर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। संबोधित सांची विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर GC गौतम, सिलवानी प्रत्याशी देवेंद्र पटेल के पक्ष में सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप कमलनाथ का साथ मत दो, कांग्रेस का साथ मत दो, लेकिन सच्चाई का साथ दो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रही है। इस बीच RNTV की टीम इंदौर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी तमाम समस्या और परेशानियों के बारे में बताया। बीजेपी के मौजूदा विधायक के बारे में जब जनता से पूछा गया, इस पर जनता का कहना है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक ना तो क्षेत्र में आते हैं और न ही हमारी समस्या दूर करते हैं। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं इस बार जनता किसे जिताएगी, इस सवाल को लेकर पूछा गया तो जनता के स्पष्ट कहा कि इस बार उनका वोट कांग्रेस को ही जाएगा। आप देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को टक्कर दे रही है।
जी हाँ दोस्तों, हमें अपने ऐसे भैया भैया का बताना है और सबसे लोगों में अपने पटल ही लगाना है। अपने राजा भैया को भारी से भारी परिवार लग रहा है। तो वोट के टाइम आते एक बार वोट मांगने आते और जब जीत जाते हैं तो एक बार आते हैं। समाज क्षेत्र में कोई समस्या नहीं जानी उन्होंने कि क्या समस्या है, ड्रेनेज की, पानी की, बोरिंग की, या नशा हो रहा है, नशा बिक रहा है इतना, नशा बिक रहा है इतना, तो वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय पर रामदास जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व उत्सव गुरुद्वारे में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसमें लंगर रखा गया जिसमें हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। प्रकाश पर्व लिए हिमाचल राज्य से पहली बार कमलदीप सिंह आए, जिनके द्वारा अमृत में गुरुवाणी कीर्तन किया गया। इसी को लेकर RNTV के संवाददाता कमलेश अलासिया से हिमाचल प्रदेश से आए कमलदीप सिंह ने रामदास जी प्रकाश उत्सव के बारे में विशेष चर्चा की। अलासिया, RNTV आ गई है गुरुद्वारा बड़वानी मुख्यालय पे गुरु नानक का कुछ विशेष पर्व जिसमें रामदास गुरु जी करके उनका प्रकाश पर्व। उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या विशेष होने वाला है। हमारे साथ उनके सदस्य जी, आज कल विशेष और आज भी क्या रखा गया आपके गुरु नानक के लेकर गुरुद्वारा बड़वानी? आप नहीं ले सकते, सिर्फ पकड़ना पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़वानी गुरुद्वारा साहब में सिखों के चौथे गुरु धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व कल मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 28 तारीख से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहब की आरंभता गुरुद्वारा साहब में की गई थी। आज सुबह के दीवान में और अभी शाम के दीवान में हमारे पास विशेष रूप से भाई साहब भाई कमलदीप सिंह जी चंबा हिमाचल प्रदेश से जो विशेष रूप से शबद कीर्तन के लिए आए हुए हैं, उनके द्वारा गुरु महाराज जी की गुरबाणी का आनंदमय कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। कल सुबह के दीवान में भी 10:30 से लेके 12:30 बजे तक भाई साहब जी और भाई साहब बड़वानी गुरुद्वारा साहब के जो सेवा सिंह जी खालसा हैं और भाई साहब भाई कमलदीप सिंह जी चंबा हिमाचल प्रदेश वाले, वो कल सुबह और कल रात के दीवान में भी गुरबाणी गायन कर संगतों को निहाल करेंगे। गुरुवाणी गायन है और मैं जा रहा हूँ कमल जी जिनसे जो हिमाचल प्रदेश आए उनसे जानना चाहेंगे, उनका परिचय भी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, बहुत दूर से। हमारे गुरप्रीत खरबंदा जी और गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट साहब, प्रधान साहब, जिनके हुक्म करके ये हमारे चौथे गुरु धन गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व जो कल है, जिनका हरमंदिर साहिब अमृतसर में है, उन गुरु का प्रकाश पर्व है। तो स्पेशल तौर पे हमें इन्होंने प्रोग्राम के लिए बुलाया यहाँ पे। आज के 2 दीवान थे और कल के भी सुबह का दीवान है। और गुरुवाणी करने वाले हैं कल? जी जी हाँ जी, कल दिन का दीवान है 12 से 1:30 और रात का भी फिर दीवान। क्या लगता है कितने संख्या में आप लोगों के समाज के लोग यहाँ उपस्थित होंगे? कल आज भी बहुत संगत थी, बहुत यहाँ की संगत गुरु से जुड़ी हुई है। हमें मतलब कि बड़वानी आके बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना दूर आके संगत इतना गुरु से प्रेम करती है। गुरु रामदास। आप बड़वानी में पहली बार आए? हाँ जी, बड़वानी में फर्स्ट टाइम। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से बड़वानी में पहली बार आए। आपको क्या लगा, कैसा यहाँ लगा आपको? बहुत ही प्यारा, सभी का इनका जो स्वभाव है, प्रधान साहब का ये है, सभी मतलब कि बच्चे भी देखे हैं यहाँ, सभी गुरु से जुड़े। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के बच्चे गुरु से जुड़े हुए हैं। चौथा रामदास पर्व है होगा ना? हाँ जी, गुरु रामदास जी। आप देख रहे थे ये कमल जी थे हमारे साथ, और कल होगा चौथा रामदास जी का पर्व। आप देख रहे हैं गुरु नानक को लेकर यहाँ पर हम आए हैं और बड़वानी जिला मुख्यालय हमेशा जाना जाता है, ये गुरुद्वारा है। आप देखते रहिए, खबरों में बने रहने के लिए RNTV से मैं कमलेश अलासिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 विधानसभा सीटों को एक साथ कवर करने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उत्तर और मध्य विधानसभा के बीच में राजा भोज की प्रतिमा पर अमित शाह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वे VIP रोड से सीधे एयरपोर्ट निकल गए, जहां से वे खजुराहो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भोपाल शहर को बसाने और बड़ा ताल बनाने में राजा भोज का अहम रोल था। तो वहीं विधानसभा चुनाव में राजा भोज के नाम पर वोट पाने की BJP कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ CM शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, मध्य विधानसभा से BJP प्रत्याशी ध्रुव नारायण और BJP जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा। भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा है, इस शहर के प्राण हैं, इस शहर की लाइफलाइन है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी है। आज आधुनिक राजनीति के चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सम्मानित गृह मंत्री जी आज राजा भोज की प्रतिमा पे यहाँ आए थे और पुष्पांजलि अर्पित की है। और यही संदेश है कि हम राजा भोज के बताए मार्ग पर चलें और किस प्रकार से भोपाल की सभी सीटें, मध्य प्रदेश की सभी सीटें कैसे जीतें। इसके लिए आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी ने पार्टी के संगठन के प्रमुख हमारे पदाधिकारियों को, संगठन को टिप्स दिए। उत्तर विधानसभा कैसे जीते, मध्य विधानसभा कैसे जीते, भोपाल की अन्य विधानसभा कैसे जीते, उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उनको आने वाले 10 दिन के अंदर उनका हम बारीकी के साथ माइक्रो लेवल स्तर पर जाकर उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का जो किला है पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा, उसको ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। तो वहीं नरेला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। चर्चा में उन्होंने एक तरफ अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, जो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उसकी राजधानी भोपाल में। भोपाल की सबसे लोकप्रिय सीट नरेला विधानसभा, जहां से विश्वास सारंग पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। क्या विश्वास जी सारंग जनता से बीजेपी की जो उन्हें सीट मिली है, जो नाम दिया है, वो इस नाम पर खरे उतर पाते हैं या नहीं? हम विश्वास जी सारंग से ही बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसा कि आपका नाम है विश्वास जी सारंग, वैसे ही आप पे बीजेपी ने विश्वास जताया है और जनता का भी विश्वास है, नरेला परिवार का भी विश्वास है। 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी हैं। क्या विकास के नए वादे लेकर सारंग जी वापस आए हैं? विकास तो पूरा कराया। आप पूछिए, एक एक सड़क, एक एक नाली, हर घर में नर्मदा का जल, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संजीवनी क्लिनिक, बड़े बड़े पार्क, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, सब हमने विकास किया है। पर इन सबसे ज्यादा हमने नरेला विधानसभा को नरेला परिवार बनाया। सबसे जो महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है विधानसभा नरेला, जिसमें कई समय से सारंग परिवार ही रहा है। आप भी कई समय से लोगों के बीच में आते हैं। आपके सामने जो इस बार कांग्रेसी जो कैंडिडेट हैं शुक्ला जी, उनका आरोप है कि विकास तो हुआ है लेकिन नरेला का नहीं, सिर्फ सारंग परिवार का हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब देखिए, पहले तो उनसे ये पूछिए कि उन पर इतने सारे केस क्यों हैं। आईपीसी की कोई सी धारा नहीं है जो उन पर ना लगी हो। आप पे कई आरोप लगाए शराब, हाँ वही तो, शराब बेचने का आरोप है। कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वगुण संपन्न है, शराब बेचने का आरोप उन पर है, अवैध शराब बेचने का। उन पर आरोप है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का, उन पर आरोप है जमीन हथियाने का, उन पर आरोप है गुंडागर्दी करने का। तो नरेला विधानसभा के तो लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसे गुंडे को क्यों दे दिया कांग्रेस ने टिकट, उसका जवाब। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिले की सीमा में आने जाने वाले रास्ते पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। छैगांव माखन क्षेत्र के खरगोन जिले की सीमा से लगे ग्राम देश गांव में खरगोन रोड पर एसएसटी चेकपोस्ट पर आने जाने वाले हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। वहां सीसीटीवी के माध्यम से पल पल की जानकारी ली जा रही है, साथ ही उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। नर्मदापुरम में कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में अटकलें जोरों पर थी कि बीजेपी अपने पुराने वफादारों में से एक शर्मा परिवार को टिकट नहीं दे सकती है। शर्मा परिवार ने बीते 33 सालों में होशंगाबाद विधानसभा सीट बंडगांव पार्टी का गढ़ बनाया है। अब 2 भाई और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीताशरण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक ही परिवार को बार बार टिकट मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भगवती चोरे ने अपना नामांकन दर्ज कराया। नामांकन दर्ज के दौरान जनता का समर्थन काफी संख्या में देखा गया।
सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग और होनहार प्रतिभाशाली युवाओं की प्रगति के लिए बीजेपी संकल्पित है। हमने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले लगाकर रोजगार भी दिलाया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 24 घंटे सेवाएं देने के लिए रात कार्य में बड़ा सिविल अस्पताल है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि युवा वर्ग देश और प्रदेश की ताकत के साथ ही भविष्य होता है। आप बीजेपी के साथ दो, आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। तो सुर्खी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव माहौल जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी भी जो है चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया है कि अगर जनता उनका साथ देगी तो वो साथ देंगे और बीजेपी हमेशा से लोगों का साथ देती भी आ रही है। विकास जितने बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं उतने अभी तक किसी कार्यकाल में नहीं देखे गए हैं। तस्वीरें आपको सुर्खी की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अपना प्रचार करने उतरे और लोगों से मुलाकात की, जनसंपर्क अभियान भी किया, लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में क्षेत्र का और ज्यादा विकास किया जाएगा। छैगांव में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के लिए पुलिस ने जिला चिकित्सालय में रेफर किया है और मामले की जांच जारी है। छैगांव से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इच्छापुर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी है। हादसे में जो लोग गंभीर हुए हैं उन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। बाइक और कार को बस ने यहां पर टक्कर मारी है। क्षतिग्रस्त बस और कार, इन दोनों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना यहां पर भीषण होगा। और हालांकि हादसे में 2 लोग घायल जरूर हुए, लेकिन किसी तरह के अभी तक जनहानि का यहां पर खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के फाउंडर चेयरमैन एन नारायण मूर्ति दिल्ली आए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने दिल्ली वालों को सच में आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आकर उन्हें डर लगता है क्योंकि दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों का कतई पालन नहीं करते। उन्होंने एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाते हुए देखा होगा कि दिल्ली वाले कितनी अकड़ में रहते हैं। सड़कों पे कारें, मोटरसाइकिल चलते हैं। सच में हम दिल्ली वाले बिना किसी बात के गर्मी में रहते हैं और अपने को खाम का 30 मार का समझते हैं। पार्किंग स्पेस के लिए आए दिन मारपीट और मर्डर हो जाना मामूली बात हो गई है। आखिर क्यों दिल्ली वाले अपना धैर्य खो चुके हैं? क्यों बात बात पर हम गाली गलौज करना, मारपीट पर उतर आना, क्या ये हमें शोभा देता है? गुस्ताखी माफ, अब दिल्ली को
देश के गुस्सैलों की राजधानी का दर्जा भी मिल सकता है। दिल्ली की नाक पर रहता है गुस्सा। झगड़ा करना मानो हमारा स्थायी रूप से स्वभाव बन चुका है। शायद ही कोई दिल्ली वाला हो जो हर दूसरे तीसरे दिन सड़क पर अपनी कार, मोटरसाइकिल या किसी और अन्य व्हीकल को चलाते हुए गाली ना खाता हो या किसी दूसरे को गाली ना देता हो। दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आप सड़क पर व्हीकल चलाते हुए आपा नहीं खोते। पर गुस्सा होता बहुत समझदार है। गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है और नुकसान गुस्सा करने वाले का ज्यादा होता है। इस पर कंट्रोल हम दिल्ली वालों को करना होगा। जरा सोचिए, दिल्ली देश के बाकी शहरों से ज्यादा कारें खरीदती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर महीने